अभी माइक नहीं आया ना। नो ये लास्ट गायब हो गया। गायब तो नहीं हो गया। काम है राहुल भैया जाना हैं कहाँ? प्लेनेट के बाहर। चलिए क्या लिख रहे थे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हो गया था। क्वेश्चन ऐसे कराए थे। क्वेश्चन भी कराया था, हुआ था ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा। कल आपने प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था, ठीक है। उस पर एक क्वेश्चन और कर लीजिए। कोई क्वेश्चन सीखा है? नहीं ना, चलिए फाइंड 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 work done, find work done by applying a force, find work done by applying a force F equal to 4i, F equal to 4i plus 3j, 4i plus 3j, ठीक है। Due to which body displaces through a displacement s equal to I ऐसे कर लो 2i, 2 नहीं कर लो 3i, ऐसे कर लो 3i माइनस 4j मीटर, ओके। आपने मल्टीप्लिकेशन किया है ना। एंड आल्सो डिटरमाइन एंगल बिटवीन force and displacement vector, आपको एंगल भी निकालना है और वैल्यू भी क्या करनी है, वर्क डन का फाइंड करना है। टू है पड़ेगा, क्या बोलिए? थीटा इक्वल टू 90 ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट 2 TO2, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री सर जी, फोर्स इक्वल टू 0, फोर्स इक्वल टू 0, वर्क डन 0 और थीटा 90 जी सर। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फाइंड करिए। जल्दी जल्दी होगा है, बताएंगे। देखो बोला क्या गया था आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट
कोई बॉडी है जिस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफ की वैल्यू आपने लिखा है एफ इक्वल टू 4i प्लस 3j, ये न्यूटन का यूनिट लेना चाहते तो न्यूटन ले लो, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दिया है 3i माइनस 4j, है ना, कितना मीटर है फाइंड करना था आपका बेटा। ये जो वर्क डन होगा इस फोर्स की वजह से बॉडी जो डिस्प्लेस की जा रही है उसमें वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, तो वर्क जो होगा है W बराबर F × फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसे हम लोग क्या लेते हैं बेटा, क्या क्या कहेंगे उसे, वर्क कहेंगे। वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में यहाँ पे जो आपका होगा फोर्स की वैल्यू बेटा गिवन है 4i प्लस 3j, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिया है 3i माइनस 4j। ठीक, बोला था जब हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं तो जिस क्वांटिटी का रहेगा आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। यहाँ दो ही कंपोनेंट दिया है आई और जे, ये तो है ही नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में क्या सोचना ही नहीं है। तो आई का आई के साथ कर दो, जे का जे के साथ कर दीजिए। ठीक, तो आई का आई के साथ करेंगे तो हो जाएगा 12, आई तो आई कर दो, यहाँ लिखते हैं 1, ठीक, डॉट प्रोडक्ट में यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का प्रोडक्ट का माइनस होता है, 3 4 का 12, कॉम्पोनेंट की वैल्यू क्या होगी, और अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, फोर्स भी लगाया जा रहा है, फिर भी कॉम्पोनेंट की वैल्यू 0 है, तो ऐसा बेटा तब पॉसिबल होता है जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 90। अब बाई द वे आप निकालना भी चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने लिखा था बेटा cos थीटा इक्वल टू क्या a डॉट b अपॉन ab, यहाँ पे होगा f डॉट s बटे मॉड f एफ एस, डॉट s अपॉन क्या, मॉड एफ एस, मॉड ऑफ f इनटू मॉड ऑफ s। देखो ऊपर वैल्यू f डॉट s की वैल्यू 0 आ रही है बेटा, 0 अपॉन दुनिया में 25 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 25। इसलिए हम मॉड यहाँ निकाल नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी ये 0 है, 0 में डिवाइड करेंगे तो निकालने से खाली टाइम फिर होगा, कोई मतलब नहीं है। तो वैल्यू कितनी आएगी 0, और cos थीटा की वैल्यू 0 किसके लिए होता है, 90 के लिए। cos 0 जो वैल्यू आती है वो किसके लिए, 90 डिग्री के लिए आती है। इसका मतलब यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं cos 90, ये कैसे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। मतलब अगर बेटा दो वेक्टर है वो 90 पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो जहाँ भी निकालिएगा अगर वर्कडन की वैल्यू 0 आ रही है या जो भी वेक्टर दिए हैं उनका अगर स्केलर प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन करने पे 0 आ रहा है, दैट मीन्स उसके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर उन दोनों वेक्टरों का कुछ ना कुछ वैल्यू दिया है तो अगर कुछ वैल्यूज गिवन है और उनका प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो उस केस में उन वेक्टर की जो वैल्यू आपकी होगी, ठीक है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर। हिंदी क्या बोलेंगे बेटा, लंबवत। क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो नोट कर लीजिए जिनका नहीं हुआ था। चलेंगे, जल्दी करें। साइड वाली में प्रॉब्लम है, नोट करो। तीनों सब्जेक्ट चलाने के लिए आप लोग कहिए, तीनों सब्जेक्ट चलाने के लिए इससे बोलो आप जान देंगे क्या प्रोसेस है, ये डिमांड आप लोग की है, आप लोग करिए। किससे कहें हम लोग लोग डी साहब से बोलिए, समाज कल्याण साहब से बोलिए। DWS आते ही नहीं, लावारी छोड़ देंगे। तीनों पढ़ ले, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट केमिस्ट्री नेचर है जो बना हुआ है तो ऐसा कुछ है। केमिस्ट्री भी बट उसमें भी अब पिछले हफ्ते में केमिस्ट्री के पीरियड पे जो है छुट्टियाँ हो गई, अभी भी कोई शेड्यूलिंग नहीं है। देखिए क्या हमसे जैसा होगा बताया जाएगा। और टेस्टों नहीं करा रहे, टेस्टों को जुगाड़ नहीं बैठा रहे। चलिए, हो गया बेटा? यस सर। तो ये हो गया आपका क्या,
वेक्टर प्रोडक्ट सॉरी स्केलर प्रोडक्ट, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, किताबें में आप याद रखिए, बुक्स में ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, टाइप्स हमने बता दिया है, बाकी घर पे कर लीजिएगा। दो रहेगा, एक का प्रोडक्ट 0 होगा तो एंगल 90 होगा, प्रोडक्ट अगर कुछ मिलेगा तो एंगल 90 नहीं होगा, तो वैल्यू रख के आप कैलकुलेट करें। सर ये वर्क वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है यार, स्केलर, लेकिन ये दोनों डॉट प्रोडक्ट नहीं है। डाट का हमेशा वही है। चलिए नेक्स्ट क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। रेडी करिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट बेटा दो वेक्टरों का क्या सदिश गुणनफल बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। इसी को क्लास प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज क्या, क्लास प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्लास प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्लास प्रोडक्ट भी बोला जाता है। क्लास प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हैं बाई क्लास, इसे रिप्रेजेंट करेंगे बाई बाई क्लास। क्लास से रिप्रेजेंट हम बाई डॉट करते थे, इसलिए डॉट प्रोडक्ट भी बोलते थे। ऐसे यहाँ पे क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्लास प्रोडक्ट भी नाम देते हैं। ठीक, लिखेंगे क्या, जब वेक्टर प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है बेटा, क्या फाइंड करना आपको, वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या होगा देखिए, अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, यहाँ सिंबल हम बनाएंगे क्रॉस का। तो जब वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है, डिफाइन करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक, दोनों वेक्टरों के क्या मैग्नीट्यूड के गुणनफल और उनके बीच के साइन के गुणनफल के क्या होगा, कोजा के साइन 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 मतलब ज्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे कैसे बेटा हम लोग, अब ये जो से लिखा है ये अभी राइट है या रॉन्ग है, अभी जो लिखा है ये राइट है या रॉन्ग है, जैसे राइट आ रहा डायरेक्शन नहीं नहीं, हाँ कितने लोग कह रहे हैं सही लिखा हुआ है, एक दो लोग, हाँ सही है पक्का, और लोग कह रहे हैं गलत लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, कोई लोग वैसे सही बोल देते हैं। हाँ बताओ क्यों सही है बेटा, क्यों गलत नहीं है, बुरी ऐसे कैसे बता रहे हैं। चलो देखो, अब ये सही नहीं है बेटा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, केवल इसका वैल्यू आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा डायरेक्शन मिलेगा आपको। यहाँ डायरेक्शन कुछ दिखाया गया क्या, यहाँ डायरेक्शन इंडिकेटेड नहीं है, तो डायरेक्शन इंडिकेटेड नहीं है तो सही कैसे होगा, तो ये सही नहीं है, न्यूमेरिकली सही है, न्यूमेरिकली मतलब वैल्यू आपको मिलेगा, सही मिलेगा, बट डायरेक्शन हमें इंडिकेटेड नहीं है, तो हम वेक्टर प्रोडक्ट के गाड़ी कहेंगे ये रॉन्ग है। तो उसको सही करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, कैश अब कम्प्लीटली क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, आप ये एन कैश लगा देंगे तब ये सही माना जाएगा। अगर आपने नहीं लगाया है तो ये कैसा है आपका, सही गलत है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी होती हैं, राइट तक होंगी जब यहाँ पे आप एन कैश लगा देंगे तो ये आप राइट हो गया। ठीक, कंडीशन क्या होता है, तो अगर दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा उनके प्रोडक्ट के क्या मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। और साथ में क्वांटिटी जो मिलेगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि मिलती है। ठीक है, दिखाते कैसे हैं जरा देखेंगे आप, जैसे एक राशि में इक्वल टू लिखा आपने ए बी साइन थीटा, एक राशि में की वैल्यू क्या लिख रहे हैं आपने, ए बी साइन थीटा लिखा। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आपने पढ़ा हुआ टार, बलागुड़, क्या कहते हैं, बलागुड़। बलागुड़ बराबर क्या होता है, आर्य आर इंटू पी क्या है, आर इंटू पी आपने कहा तो पी क्या है, आर इंटू पी आप क्या है, तो बैठो। तो टाप जो होता है बेटा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स के क्या प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि इसके लिखते हैं बेटा
आर क्रॉस एफ। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हमेशा आर को पहले लिखेंगे। अगर आपने गलती से आपको लिख दिया तो डायरेक्शन आपको उल्टा मिल जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा तब रिवर्स, जो ऊपर की तरफ है वो नीचे हो जाएगा बेटा। तो डायरेक्शन आपको अगर आपने एफ क्रॉस आर लिखा, ठीक है, जैसे बहुत आप पढ़ भी लेते हैं टाउ इक्वल टू एफ इंटू आर, पढ़ा है, इस टाइप में भी भूल लिया जाता है, बट वो डायरेक्शन रिवर्स बताएगा आपको। जो प्लस में मिल रहा है वो माइनस में मिलेगा, माइनस में मिल रहा है तो प्लस में मिलेगा। इसलिए जब अगर डायरेक्शनली आप लिखोगे तो वहाँ पे टाउ इक्वल टू लिखते हैं आर क्रॉस एफ। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आर क्रॉस एफ लिखेंगे, एफ क्रॉस आर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया टाउ की वैल्यू आर क्रॉस एफ क्या होते हैं, बराबर होता है, यहाँ से हम डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक। ये वैल्यू हमारे किसकी हो गई, टाप की वैल्यू होगी, कितनी होगी, क्या होगी, इसके बेस पर डेरिवेशन आपका हो जाता है। अब क्या प्रॉपर्टीज आपकी होंगी इनकी, प्रॉपर्टीज हमने वहाँ फर्स्ट लिखा था बेटा वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। पिछले लिखा होगा कल आपने, स्केलर प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, मतलब वो क्रम विद्य नियम का पालन करता है। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा नहीं करता है, क्या नहीं करता है। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और बेटा, एक मिनट के लिए आप करिए, मोटिवेशन है किसी सभी के लेवल कैसे हैं, अलग अलग ही हैं, ठीक। तो उस केस में आपको समझने में कुछ लोगों ने जो पढ़ रखे हैं थोड़ा सा ईजी वे में उनको समझ में आ जाता होगा, कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किलें ज़्यादा आती होंगी, ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं किया। अगर आप नहीं किए हैं तो ये गलती तो आपने किया है, नो डाउट आपने भी गलती किया है, अगर आप 11th अच्छे से नहीं पढ़े, ठीक। बट अगर नहीं पढ़े हैं तो ये कहेंगे तो आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, भैया हमने 11th नहीं पढ़ा था इसलिए हमको पास कर दिया जाए, हो जाएगा क्या, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो आपने जो पिछली गलतियाँ की हैं बेटा उसको कम से कम आप रिपीट ना करिए, ठीक है। गलतियाँ अगर आपसे हुई हैं, अब जो भी कारण रहा हो, आपको इन्वायरमेंट नहीं मिला, आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, आप पढ़ने नहीं गए, घर वाले पढ़ने जाने नहीं दिए, XYZ जो भी रीज़न हो, ठीक। तो आपने जैसे भी रहा, अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ पाया था, 11th 12th में नहीं पढ़ा था अच्छे से, तो उस चीज़ों को फिर जो हुआ उसको आप बदल नहीं सकते, बट जो होने वाला है उसे आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने का एक ही तरीका है बेटा, क्या चीज़, सोचोगे मेहनत करके, ठीक। आप अगर हार्ड वर्क करते हैं तो अपने सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में वहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको कुछ दिन पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस का सेंस मतलब क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, दूसरे सर आएंगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो जो सर पढ़ाएंगे सबके थोड़े से तरीके अलग अलग होते हैं, सबके समझाने के पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना गाँव में कहानियाँ कि फिंगर्स हमारे हाथ की हैं, सब अलग अलग हैं, तो अलग अलग फिर लोग कैसे सेम हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं, ठीक। तो चीज़ों को आप क्या करिए, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो उसको पूछ लिया करिए, पहली बार बिना शर्माए हुए। अगर आप शर्माएंगे तो सीख नहीं पाएंगे, ठीक। आपस टीचर से पूछ लीजिए, ठीक। और प्लस आपस में पूछ लिया करिए, आपको लगता है जैसे पड़ोसी जान रहा है तो पूछने में कोई शर्म नहीं, ये नहीं कि हम उससे ज़्यादा फील्ड बड़े हैं तो कैसे पूछें। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का यहाँ मतलब नहीं होता, जिसको आता है आप उससे सीख सकते हैं, ठीक। आपको हमें सिखा दो, हम सीखने के यार, तो उसमें सीखने में शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी से भी अगर आपको कोई चीज़ सीखने को मिलती है बट अच्छी चीज़ हो, गंदी ना हो, ठीक, तो आप उससे सीख लिया करिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको पढ़ना है, ठीक। उस अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो थोड़ी मुश्किलें आपको आएंगी, अभी एक आध हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपको थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी, कम चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो, कुछ लोगों को थोड़ी कम समझ में आ रहा हो, ठीक। तो उसको मैनेज करने के लिए आपके पास ही सलूशन है। आप एक बार घर से बार बार शुरू से बोला जा रहा है पढ़ के आया करिए। अच्छा, कितने लोग पढ़ के आते हैं रेगुलरली, आप बताइए, कितने लोग पढ़ के आना शुरू कर दिए हैं, ठीक। तेज हाथ में सर से ऊपर हाथ अभी दिखता है, बहुत अच्छे हैं। फिर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं बेटा अभी पढ़ना शुरू कर दें, ठीक। अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे, इंतजार कर रहे हैं तो मौसम अच्छा आएगा तो पढ़ेंगे, मौसम पढ़ने के लिए कभी अच्छा नहीं आता है। जिस दिन पढ़ना शुरू कर देंगे उसी दिन मौसम सही हो जाता है, ठीक है। आप सोचो बहुत सारे ऐसे हैं जो टॉप लिस्ट में आते हैं और बकरी चरा के, सुना नहीं है, पिछले सारा 2-3 साल 4 साल पहले ITN जो भाई थे वो बकरी चरा के, उनके यहाँ किताबों की व्यवस्था ही नहीं थी, अड़ोसी पड़ोसी और जो सेकेंड हैंड की किताबें मिलती हैं कूड़े में, उनसे उन्होंने क्या परचेज़ करके और पढ़ के IIT को टॉप रैंक लाया था,
ऐसे बहुत सारे सिविल सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कुछ व्यवस्थाएं नहीं होती हैं फिर भी बहुत अच्छा करते हैं। तो वो करते हैं, वो अपनी मेहनत से करते हैं। आपको तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ दे रही है, ठीक है। आप वही चीज़ पढ़ने जाते हैं, कोचिंग में आते हैं, हमें अरे हाँ इन्हें हमें पैसा देंगे, देते हैं ना, तो पैसा लेंगे। वही चीज़ गवर्नमेंट आपको क्या करवा रही है, फ्री में करवा रही है, और उतने ही एफिशिएंसी से हम लोग आपको यहाँ भी पढ़ाते हैं, ठीक। बस अंतर ये है, यहाँ का टाइम अलग है, वहाँ का टाइम अलग है, इतना सा डिफरेंस रहता है। यहाँ जो टाइम अलाटेड है हमें उतने में मेहनत करना है, वहाँ हम ज़रूरत के अनुसार अपने टाइम को कितना भी स्पेंड कर लेते हैं, कि चाहे 6 घंटा क्लासेस चला लें, 8 घंटा चला लें, चाहे 5 घंटा चला लें, चाहे जो भी कर लें ज़रूरत के अनुसार। बट यहाँ पे हमारा डिफाइंड है कि हमें उतने में करना है, उतने में आपको बता दी जाएंगी। थोड़ी सी स्पीड में चलेगी गाड़ी, बस इतना अंतर है भाई, कवर उतना ही चीज़ें करनी है तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। गोरखपुर जाना है, अब हमारे पास 4 घंटा है तो बड़ी आराम से चाय पानी पीते हुए जाएंगे, 1-1 घंटा पहुँचना है तो स्पीड में चलना पड़ेगा। अंतर इतना सा है, कवर हमें गोरखपुर पहुँचना ही पहुँचना है, तो मतलब आपको पूरी चीज़ें बताई ही जानी है, उसमें छोड़ी नहीं जानी है। बट स्पीड थोड़ी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अब उस स्पीड को मैनेज करने के लिए आपके पास तरीका है, आप क्या एक बार घर से थोड़ा पढ़ के आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। शुरुआत में लैंग्वेज वगैरह की समस्याएँ हो सकती आ रही हो, अभी कितने लोगों को लैंग्वेज की समस्या आती है, हमारे पास समाना नहीं घटने से अगर आ रही है तो कितने लोगों को लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है अभी भी, लिखने उखने में, समझने में। समानी नहीं है, आप लोग को नहीं आती है, आती तो हर बार ऐसा थोड़ी मतलब कोई चीज़ मिलता है, हाँ आप ही नहीं उठाना चाह रहे। चलिए ठीक, तो अगर नहीं आता है धीरे धीरे आ जाएगा, पहले दिन आए होंगे उससे ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक। तो अगर आप पहले दिन से 4-6 दिन में आपको ज़्यादा आने लगा तो आपको अभी साल भर पढ़ना है, ठीक। वो आराम से 10-15-20 दिन में आपको मेहनत हो जाता है, लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप थोड़ा पढ़ के आया करिए, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन वगैरह समझने में दिक्कत होती होगी, जब क्या मतलब निकल रहा है तो शुरुआती दौर में दिक्कत आती है जो लोग हिंदी वाले हैं, इसीलिए आपको देखो हिंदी इंग्लिश भोजपुरी सब बोल लिया जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप समझ लीजिए और कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। लेकिन समझा करिए, थोड़ा पढ़ के आया करिए, ठीक। और रेगुलर रहिए, जैसे 2-4 लोग रहते हैं, आए 2 दिन फिर चले 2-4 दिन 100 दिन सो लेंगे फिर आएंगे, ऐसे नहीं सीख पाएंगे, ठीक। तो अगर आपको सीखना है, भले सभी आपको कम आ रहे हैं, आ जाएगा, बट आप थोड़ा रेगुलर रहिए, पढ़ के आइए, ठीक। चलिए, और आप बहुत अच्छे होंगे अगर नहीं रेगुलर रहेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो, ठीक है। बहुत सारे पता नहीं कितने हज़ारों बच्चे पढ़ चुके हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जिनको कुछ नहीं आता था, आज डॉक्टर इंजीनियर हैं, और बहुत सारे अच्छे ऐसे थे जो जानते थे ठीक ठाक, और आज रोड पे घूमते हुए नज़र आते हैं। तो डिपेंड करते हैं आप कितनी मेहनत आज कर रहे हो कल, और डिपेंड करेगा आज की मेहनत पे, और कल डिपेंड किया था उसके पहले की मेहनत पे आपका, ठीक है। तो वो कंडीशन आपकी होती है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आगे अच्छा हो जाएगा। चलिए फिलहाल प्रॉपर्टी इसका लीजिए, प्रॉपर्टी इसका वेक्टर प्रोडक्ट का पहले लिखिएगा, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ये बेटा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को क्या पालन नहीं करता। मतलब अगर हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। नहीं होने का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड तो रहेगा बेटा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। कैसे जरा देखो, आप कैसे सकते हैं वो लिखिए तभी बताएं। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए, दो टाइप से हमने स्टेटमेंट इसका लिखते हैं मैथमेटिकल। एक होता है हमारा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, ठीक। दूसरा लिखते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, हमने बोला कि डायरेक्शन केवल उल्टा हो जाता है। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो जो डायरेक्शन मिल रहा होगा बी क्रॉस ए करने पर उसका डायरेक्शन उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी करने पर ऊपर की तरफ, बी क्रॉस ए करोगे तो नीचे की तरफ मिलेगा, वैल्यू आपकी वही रहेगी। वैल्यू क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर आप देखते हो जैसे लिखा है ए है बेटा बी है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है, एंगल हमारा कितना है, एंगल क्या है आपका थीटा है। इस कंडीशन में ये ए से बी की तरफ आप मूव करेंगे, देखो बेटा
समझाया जाए तो दिमाग और आँख दोनों कहाँ हो, बोल बोल की तरफ। ठीक, तो देखो कंडीशन क्या होगा, ए से बी के तरफ अगर मल्टीप्लाई करें, ए टू बी थंब प्रोडक्ट देता है। जो थंब आपका होता है वो हमारा डायरेक्शन ऑफ क्या प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा उसकी डायरेक्शन को थंब से हम इंडिकेट करेंगे। ठीक, तो अगर ए का आप बी करेंगे, ए से बी की तरफ तो कहाँ मिला है आपको, आउटवर्ड। अगर बी से ए की तरफ करोगे तो इनवर्ड। तो डायरेक्शन बदल जाएगा, वैल्यू हमारी वही रहेगी। अभी क्वेश्चन जब कराएंगे तो बताएंगे हम। फिर आप याद रखिएगा, ए का आप बी करने पर अगर प्लेन के आउटवर्ड है तो बी का आप बी करेंगे तो प्लेन के इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट कैसे हो जाएगा आपका, इनवर्ड हो जाएगा। तो इसके बेस पर आप दिखा देते हैं। ठीक, ये प्रॉपर्टीज आपकी हो गई पहला, डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा लिखेंगे, दूसरा सेम होता है इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड लिखिएगा इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हो गया, इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कहलाता है, पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। हमने कल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लिखा था बेटा, ए वहाँ डॉट का यहाँ क्रॉस कर दीजिए, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू, इसको डिस्ट्रीब्यूट का डिस्ट्रीब्यूट करें तो अलग अलग कर दीजिए बेटा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इट फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे। हो गया, बैठ जाए, छोटी चेयर मंगानी पड़ेगी। हाँ, तीर वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस सी, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट करेंगे थर्ड पॉइंट। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी पैरेलल हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी हैं एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हैं। अगर पैरेलल वेक्टर तो हम लोग लेते हैं बेटा, कैसे लेते हैं, पैरेलल वेक्टर लेते हैं, तो उस कंडीशन में उनका वेक्टर प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज जीरो। पैरेलल का मतलब थीटा क्या, जीरो। और आपने ए क्रॉस बी साइन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब अगर हम लोग दो का वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, जीरो के बराबर होता है। ऑलवेज क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल, समांतर हिंदी में कहते हैं बेटा, टू पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज जीरो। ओके, ऑलवेज जीरो। तो वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टरों का हमेशा क्या होगा, अगर पैरेलल है जीरो। ये वेक्टर ए, ये पैरेलल का सिंबल होता है बेटा, दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल। पैरेललिटी को शो करने के लिए हम लोग इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। ए वेक्टर ए क्रॉस ए पैरेलल टू बी, देन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होगा ए बी साइन जीरो। नेट वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो दो वेक्टरों का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक, मैक्सिमम परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, आगे लिखिएगा, बोले लिखना बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली MUTUALLY, म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स
will be equal to product of their magnitude but direction is perpendicular to both vectors. मैग्नीट्यूड में दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा बेटा, डायरेक्शन उन दोनों वेक्टरों के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। ठीक हो जाएगा। बट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, जो इनिशियल वेक्टर लिए हैं दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, परपेंडिकुलर टू क्या लिखा आपने, बोथ वेक्टर, जो दोनों वेक्टर दिए गए हैं बेटा उनके क्या होगा आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायरेक्शन आपको मिलेगा वो दोनों के क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स, उसके बेस में हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे, देखिए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन थीटा इक्वल टू 90। अगर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बेटा, ए और बी कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90, साथ में लगाएंगे क्या, यूनिट वेक्टर। ठीक, और ए बी साइन 90 वैल्यू ए बी, ये यूनिट वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन को बेटा रिप्रेजेंट करेगा। और ध्यान रखेंगे अगर एक वाला एक्स एक्सिस में है दूसरा वाई में है तो उसका रिजल्ट जेड में मिलेगा। मतलब अगर ए मान लो वेक्टर ए एक्स एक्सिस का करस्पॉन्डिंग है और वेक्टर बी वाई के करस्पॉन्डिंग है, कभी परपेंडिकुलर होगा, कभी एक्स वाई में हो, वाई जेड में किसी में हो, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट जो होगा वो तीसरे कोऑर्डिनेट में मिलेगा। अगर एक एक्स वाई में है दोनों तो तीसरा जेड में है, पहले दोनों जो दिए गए हैं वो एक्स जेड में हैं तो तीसरा वाई में मिलेगा। मतलब जो दो रहेगा उसका तीसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ठीक, दिखा लिया। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिखिएगा, बोले ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू ठीक सेम यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स जीरो आर ऑलवेज जीरो, सेम यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज जीरो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज जीरो। ठीक, इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, जीरो होती है अगर दो वेक्टर हैं। ठीक है, और दोनों क्या है, सेम सेम, आई टू आई, आई क्रॉस आई, सेम थिंग जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। तो यहाँ से दिखाएंगे आई क्रॉस आई क्यों जीरो हो रहा है, एक अपना ध्यान देने का। ये यूनिट वेक्टर है, पहले बताया था इनकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आई का मान 1, दूसरे आई का मान भी 1, और आई का सेम है, सेम डायरेक्शन में है तो उनके लिए साइन क्या होगा, जीरो। एंगल कितना आएगा, जीरो। जब एक तो एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हुआ, जीरो। और साइन जीरो का मान जीरो, कितना 1 × 0 बराबर टोटल जीरो, इसलिए आपका जीरो हो जाता है। ठीक है, जीरो इसलिए होगा क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या है, जीरो है। अब यहाँ से दिखाएंगे आप तो ऐसे सिमिलरली मतलब जैसे लिखा आई टू आई कर दो जीरो, सेम में जे क्रॉस जे कर दो जीरो, सेम में ए क्रॉस ए कर दो जीरो। ये पूरा बेटा हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम यूनिट वेक्टर का। अभी जब सेम वेक्टर का था मतलब सेम डायरेक्शन के वेक्टर का था तो यहाँ तो सेम यूनिट ही है, तो उस कंडीशन में इनका वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलता है। हो जाएगा, दिखा दीजिए।
हो गया। अब वो सबके हो गए ना, जो छूटेगा उससे पेनाल्टी, हाँ है ना, पेनाल्टी छूटा नहीं, 501 पर डे। हाँ जी, पढ़ना फ्री और बिल ना पढ़ना प्लीज। चलिए हो गया बेटा। तो यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। कैसे होगा इसके वजह से आपका रिप्रेजेंटेशन अगला करेंगे बेटा। देखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब वही लिखो ब्रैकेट में ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल ब्रैकेट में ऑर्थोगोनल उसे बोलते हैं, ब्रैकेट में ऑर्थोगोनल वेक्टर्स will be equal to, ऑर्थोगोनल वेक्टर will be equal to थर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर, will be equal to थर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर, will be equal to थर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, थर्ड जो ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा उसके बराबर होता है, will be equal to थर्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, अब दिखाएंगे कैसे। कलम गुड़िया करेंगे तो के मिलेगा उसका, के को के साथ करोगे तो आई मिलेगा, के को आई के साथ करेंगे तो जे, मतलब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट थर्ड क्या मिलेगा, क्या यूनिट वेक्टर आपको मिलेगा। ठीक, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, इसी तरह से जे क्रॉस के इक्वल टू आई और के क्रॉस आई इक्वल टू क्या। अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो साइन विल बी नेगेटिव, जैसे हम लोगों ने लिखा आई क्रॉस जे इक्वल टू के, अगर आप जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के मिलेगा, निगेटिव तो क्या जेड एक्सिस में मिलेगा। ठीक, तो हमें साइन क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे तो साइन उल्टा होगा, डायरेक्शन जो मिलेगा उसका उल्टा हो जाता है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के फॉर्म में दी गई है, यानी एक्स वाई जेड कंपोनेंट के टर्म में दी गई है, तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए। देख लीजिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स which are given in term of I j k, मतलब x y z I j k are given as, इसी को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हम लोग कह लेते हैं। क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहेंगे। अब देखो, सपोज वेक्टर ए है, वैल्यू है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस बेटा ए जेड के। वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड, ये है ए और बी आपको दिया गया। तो वेक्टर्स है वो आपको गिवन है, ए की वैल्यू ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, बी की वैल्यू बी एक्स आई बी वाई जे और
बी जेड के होगा। अगर यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं आप फाइंड करते हैं कि वैल्यूज क्या होंगी, ठीक। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऐसे आप लिख लो ए आई जे एंड के। आई की जितनी क्वांटिटी है उस तरफ लेंगे, तो आई वाला ए है, तो इसमें ए वाई है, इसमें ए जेड है। ऐसे बी वाला जो है इसमें बी एक्स है, इसमें बी वाई है और इसमें बी जेड। हमें चाहिए क्या था, ए क्रॉस बी, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ए और बी का चाहिए। वेक्टर प्रोडक्ट हमें चाहिए ए और किसका बेटा, बी का चाहिए। करेंगे कैसे, इसका फाइंड आउट करना है। आई पहले कॉम्पोनेंट आई माइनस प्रॉब्लम लिखेंगे, माइनस जे और प्लस के। कोऑर्डिनेट बेटा प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। ठीक, देखो इस हमने पढ़ रखा होगा, अगर बोर्ड में आपने कुछ भी वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है तो जरूर बताया गया होगा। ठीक, उस केस में जरूर बताया गया बेटा, जरूर लोगों को कहते आपका सब्जेक्ट नहीं चल रहा बगा तो इस पर निर्भर करता है काटो मत छोड़ो। अरे बहुत ईमानदार है, गेट तक छोड़ना पड़ता है, लेकिन इधर शिफ्ट हो लिए। और कितना है फाटक कितना पड़ गया, ये महाविद्यालय की है, परमानेंट एम्प्लॉई है। चलो तो हमें फाइंड करना क्या था, ए बी का वैल्यू। ठीक, अब जब इसको निकालना है, एक क्लास का निकालना आपको, बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी बेटा। तो निकालेंगे, जिसका वैल्यू निकालना होता है, ठीक, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, उसे क्या करिए आप क्लोज करिए। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे। बाकी ऊपर से नीचे, नीचे से क्या ऊपर की तरफ आ जाइए। ठीक, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से क्या ऊपर की तरफ आ जाइए, वहाँ से उसकी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमें यह निकालना है, आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई वाला क्लोज करेंगे, ए और ए के बीच में प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए वाई इंटू बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड। पहला कॉम्पोनेंट मिल गया हमारा, कौन सा, आई। ये निकालना है बेटा, ये वाला क्लोज करो, यहाँ से यहाँ माइनस यहाँ से यहाँ, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, बी एक्स ए जेड। ये कॉम्पोनेंट फाइंड करना है, ये वाला क्लोज करो, इसका यहाँ से यहाँ माइनस यहाँ से यहाँ, तो आएगा तक ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स। अब यहाँ पे जो भी दिया रहेगा अचानक के हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। जबकि जब स्केलर किया था तो क्या सेम वाला सेम के साथ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जिसका निकालने का कॉम्पोनेंट उसे छोड़ दीजिए, बाकी दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बेस पे आपका यहाँ से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। हो गया बेटा, साइन हो गया, पकड़ा दो। सर जी वहाँ पर माइनस रहता है, आई जे माइनस ये हमेशा क्या होगा, कोऑर्डिनेट माइनस, अब फिर माइनस बाई द क्वांटिटी भी माइनस में आ गई तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हो गया, चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन कैसे होंगे। तो देखिए, नोट कर लिया जी सर। अब क्वेश्चन लिखिएगा। आप लोग कहाँ से आते हो यार, यही है, लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ टार्क, फाइंड वैल्यू ऑफ टार्क डेवलप ऑन ए बॉडी by applying a force F equal to 4I plus 3J plus 2K 4I plus 3J plus 2K 4I plus क्या 3J plus 2K, ठीक है। आन ए पोजीशन वेक्टर वहाँ पे लगाया जाता है पोजीशन वेक्टर। देखिए R इक्वल टू वेक्टर में रहेगा फोर्स वगैरह, वेक्टर R इक्वल टू 2I माइनस J प्लस 3K 2I माइनस J प्लस 3K मीटर। फोर्स बेटा न्यूटन में है और पोजीशन वेक्टर जो दिया है मीटर में दिया गया है। उस कंडीशन में कितना टार्क डेवलप होगा उस फोर्स को अप्लाई करने पे फाइंड करिए। टार्क की वैल्यू निकालनी है। आपको अपना नाम बता दें कौन, एक मिनट आपको। हेलो क्या जी सर। कितना आया सर? आंसर बोलो। 0। आंसर बोलिए। आंसर 0 वाले हाथ उठाओ, 0 वाले, नॉन 0 वाले हाथ उठाओ जिनका 0 नहीं आया है। कितना आया? हाँ जी, लगभग 17 के आसपास। पास नहीं है तो एग्जैक्ट आएगा यहाँ 10 मार्क। हाँ रूट में आ रहा है। आई चेकिंग टर्म में बोल दो ना। चलिए टास्क चाहिए था, टास्क पर तो आर टास्क क्या बोलते हैं हम लोग लिखेंगे आई ये और के। अब आर की वैल्यू पहले लिखोगे, आर की वैल्यू क्या बोलेगी? आर की वैल्यू 2i माइनस j प्लस 3k। एस की वैल्यू 4 काउंट चाहिए था बेटा। तो पहला कंपोनेंट आई, सेकंड j और थर्ड k। जब आई फाइंड करना होगा आपको बोला कि आप कहाँ से ऊपर से नीचे -1 × 2 कितना हो जाएगा? -2। साइन को आप कंसीडर करेंगे भैया, साइन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब नीचे से कहाँ ऊपर माइनस ये चाहिए तो जब क्लोज किया तो हो जाए 4 -4 देगा। ये चाहिए कि क्लोज करो 2 देगा 6 माइनस और फिर आने की माइनस है तो माइनस प्लस 4 बन जाएगा 4 क्योंकि माइनस 11 आई क्योंकि -8 यहाँ बचेगा और आगे माइनस है प्लस 8 j। और ये प्लस हो गया क्या कितना बोला था? बोला था भैया हमेशा करते समय किसका प्रोडक्ट होता है वो आप ध्यान रखेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो उसको सही ही लगाएंगे तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो माइनस मिलता जानते ही हैं, ठीक। अब अगर इसकी वैल्यू पूछी जाए आपको मैग्नीट्यूड कितनी होगी तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड ऑफ टाउ निकालना है। मॉड मतलब वैल्यू सभी का स्क्वायर रूट कर दो। -11 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक। और -11 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होता है? 123। 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस
तो वैल्यू हमारी कितनी आती है 400 का 20 कितना आता 20 20, बट ये कितना आपको वैल्यू मिल रही है 385। अब जब 385 आ रहा है आपका कितना आ रहा है 385 आप जो करोगे बेटा तो कितनी वैल्यू अब आएगी। अगर 385 का आप रूट लेते हैं तो कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली कितना 19.56 आएगा। 19.6 ले लीजिए आप अप्रॉक्सीमेटली 19.6। ठीक, अगर 400 होता पूरा तो 20 लेते, ठीक है 400 से थोड़ा कम है, ठीक है। और 19 का स्क्वायर कितना होता है 19 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 19 का स्क्वायर 361। ठीक, मतलब 361 होता तो रूट में 19 आता है, रूट करने पे 400 होता 20 आता, तो वैल्यू हमारा इसके बीच में है तो वैल्यू भी बीच में ही मिलेगी। 19 पॉइंट लगभग कितना आ रहा है 6 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। आप कैलकुलेट कर लेना। हो गया बेटा, तो ये केस आपका हो गया। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से कितनी वैल्यू वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालोगे इसके बेस पे आपका निकल जाता है। ठीक है, तो आपने कर लिया स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, अब इसमें वेक्टर बेटा थोड़ा सा वैसे तो ये मोशन में रिलेटेड करके देता है, कुछ किताबों में आपको इससे मिल जाएगा, कुछ में आपको अलग मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर रिवर वगैरह है, लेकिन अब उसके लिए हमें चूँकि वेलोसिटी वगैरह नॉन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जब मोशन पढ़ाएंगे तब वहाँ पे आपको समझाएंगे। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे मिल जाता है, कुछ में मिल जाता है। किसी पास यहाँ एक्टिविटी बुक है, कोई सीट लाए हैं आप लोग, सीट वगैरह लाए हैं, कोई शीट आया बेटा, क्वेश्चन शीट कोई लाए हैं यहाँ पे नहीं। अरे एक सब्जेक्ट की आप लोग कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव बुक ले आया करिए। और जब आपको टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन जब आप जो पहले आ जाते हैं तब तक 10-5 क्वेश्चन जो भी आप कर लेंगे वो पॉजिटिव रहेगा भैया। ठीक है, ऐसा फुर्सत में भी 4 बजे घंटे 1 बजे की तब उठेंगे तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ाई अब होती है। जब मौका मिले 4 लोग चिल्लाते रहें आप पढ़ लीजिए। ठीक, तो तब जाके आपका हो पाता है। ये नहीं सोचो पड़ोसी बात कर रहा है, पड़ोसी बाहर घूम रहा है तो हम भी घूम लेते, तो नहीं होता है। तो जो भी टाइम मिले इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करिए। अगर आप 10 मिनट पहले पहुँच गए मान लीजिए क्लास शुरू होने से, तो 10 मिनट में आप 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लेंगे। एक महीने में कितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके होंगे? अगर मान लो ऑन एवरेज 10 क्वेश्चन किया 300 क्वेश्चन, और एक साल में कितने होंगे 300, मान लो 10 ही महीना है 3000 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो जाएंगे जो यूजलेस टाइम पे आपने बना लिया। ठीक, जहाँ पे आपको कोई यूज नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे टाइम फालतू बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तब जो आप टापस वगैरह की थोड़ी सी पढ़ लिया करिए, हिस्ट्री वगैरह। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा आपको और मोटिवेशन मिलता है। और कहते हैं हमने 5 बार 10 बार हमने इस बुक को क्या कर लिया, पढ़ डाला। तो 5 बार 10 बार तो कम्प्लीटली पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। जब मौका मिला एक बार लगाया, दूसरी बार आपको 20% क्वेश्चन होते हैं जो रिवाइज करने पड़ते हैं, और 2-3 बार के बाद 10% हर चैप्टर के 10-5 क्वेश्चन होते हैं जो लगाने होते हैं। तब वो 10 बार और 5 बार होता है। ऐसा नहीं कि 500 क्वेश्चन हर चैप्टर का 500 क्वेश्चन हर बार लगाते हैं। हाँ बेटा, 3 बेटा हो गया क्या? तब कितना आ जाएगा? तो एक अगर 161 दिख गया, 161 नहीं है बेटा, 200 कितना है 85 है, 285 कोई बताओ 16.88 लगभग 17 कब आएगा? ठीक, अरे यहाँ पे 161 नहीं था बेटा, ये 161 है, ये 160.88 आ रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो यहाँ से बेटा हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्या होगा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखिएगा। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन आपका हो गया है। अब इन्हीं में कुछ जगहों पे आपका क्रॉसिंग ओवर वगैरह भी दिया है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर कॉन्सेप्ट तो रिवर का यूज़ होता है, बट अभी वहाँ वेलोसिटी वगैरह की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग जब मोशन पढ़ लेंगे तो याद दिला दीजिएगा, वहाँ पर बता देंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ रिलेट करके ही बनेगा। तब यहाँ कराने के बाद आप चीज़ें नहीं समझ में आएंगे आपको। ठीक है, अब ये पढ़ लिए, जब मोशन पढ़ाएंगे तब वहाँ पर
फिर आप करिएगा। ठीक, क्वेश्चन आप कर डालिएगा, क्वेश्चन वेक्टर से आप कर डालिएगा, बाकी जो यहाँ से पूछे जाने वाला है वो बता दिया गया। और वही 2 पॉइंट है जो कुछ किताबों में यहाँ दिया है, कुछ किताबों में अगले यूनिट में दिया है, तो हम लोग उसको अगले यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी के साथ में। और नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है हमारा क्या, मोशन वनडी मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन। आपको उसमें थोड़ा सा स्टार्टअप हो रहा था। मोशन किसे कहते हैं भैया? अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन को मोशन कहते हैं, बहुत मानेंगे। स्थिति परिवर्तन को मोशन कहते हाँ, हैं। अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस नहीं, हाँ वो ठोस द्रव गैस अवस्था हो जाता हो जाता है। तो होना नहीं, गुनाह है, नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, मोशन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया था। चलिए पीछे से शुरू कर दिया। आप बता दो बेटा, मोशन किसे कहेंगे? व्हाट इज मोशन? गति। गति क्या होता है बताओगे? नहीं पता, तो पता कैसे चलेगा ये बता दो उसको। कोई तरीका है जैसे आपको पता चले? बताओ तो, शर्माओ नहीं, बताओ कैसे पता चल सकता है? अरे बोलो तो, तुम्हारे मन में आ रहा है तो बोलो, कैसे पता चल सकता है? आप बेटा क्या बताएंगे? क्या चीज़ का परिवर्तन? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, उसकी स्थिति में परिवर्तन। किसमें? इसमें अभी जब से आप लोग क्लास चल रहा है, पोजीशन क्या है आप लोगों की? स्थिर है। आप गतिमान नहीं हो। अभी क्लास ओवर होगा तो आप कहाँ जाएंगे? घर। जब घर जाएंगे तो आपकी पोजीशन टाइम के साथ क्या होगी? बदलती रहेगी। जब तक टाइम के साथ आपकी पोजीशन बदल रही है तब तक बोला जाता है आप मोशन में हो, और जब आपका टाइम के साथ पोजीशन बदलना बंद हो जाएगा तो आप कहा जाएगा कि आप रेस्ट में, इसमें हो, रेस्ट में बैठिए। ठीक, तो मोशन के लिए पोजीशन यानी स्थिति का परिवर्तन होना क्या है? जरूरी। ठीक है, जब तक आपकी पोजीशन जो है बदल नहीं रही तब तक आप किसमें हैं? रेस्ट में। ठीक, अब हमें पहले यूनिट में चूँकि बेटा ये वन डायमेंशनल मोशन पढ़ना है। एक के समान क्या, एक रेखीय गति जो भी कहते हैं, रेखीय सरल रेखीय गति बोलते हैं हिंदी में। तो सरल रेखीय गति में क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है, इसमें स्ट्रेट सीधा सीधा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे? उसे एक रेखीय गति कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? रेखीय गति कहते हैं। अगर उसकी पोजीशन क्या एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो पहले यूनिट में हम लोग उसी की स्टडी करेंगे, मतलब इस यूनिट में पहले तो हो चुकी है। अब वेक्टर से क्वेश्चन आपका डालिए भैया। क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, फिर आप ज़्यादा बेटर होगा पहले आपस में पूछ लेना, फिर नहीं आएगा तो पूछिएगा, क्योंकि सारा यहाँ कराना भी पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग क्या? देखिए, वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर डालिएगा, मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन हिंदी में कहते हैं एक विमीय गति। ठीक, मोशन इन वन डायमेंशन उसे क्या बोलेंगे? एक विमीय गति बोलते हैं। ठीक, देखो क्या होता है। अगर बोला गया बेटा क्या हमारी क्या चीज़ चेंज हो रही है? पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा तो हम कहेंगे मोशन। याद रखेंगे, यहाँ पे हमें पढ़ना इतनी चीज़ें हैं इस यूनिट में। एक तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही बता दिया था, वेक्टर बताते हैं वेक्टर। ठीक, फिर स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हिंदी में पढ़ा होगा औसत चाल और तात्क्षणिक चाल। ठीक, ऐसे ही औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। फिर आप पढ़ेंगे त्वरण। ठीक, क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और एक होगा क्या वर्टिकल, मतलब वर्टिकली बॉडी को फेंकेंगे तब कंडीशन क्या बनेगी। तो इस यूनिट में बेसिकली ये अपना समय यहीं पे पढ़ लेंगे आपका क्रॉसिंग ओवर रिवर, मतलब और रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्रॉसिंग ओवर रिवर। क्रॉसिंग ओवर रिवर मतलब नदी को आपको पार करना है तो कैसे आप पार करेंगे, कब जल्दी पार करेंगे, कब जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेंगे, इतनी चीज़ें इस यूनिट में आपको डिस्कस करना है। ठीक, और जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक, इधर जो भी यूनिट है आपको पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, देखिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं।
स्पीड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्पीड आपने पढ़ा डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन है अपॉन डिस्टेंस में टाइम टेकन से डिवाइड कर देते हैं, तो जैसा कह देते हैं हम लोग स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो डिस्टेंस कवर और अपॉन जो टाइम टेकन होगा उनका जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। ठीक। अब स्पीड को बांट लेते हैं बेसिकली दो पार्ट में। एक आपका होता है क्या? एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। पी बराबर लिख सकता है यहाँ पे S/T। अगर ऐसा यूनिट देंगे हम लोग तो बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। ठीक। डायमेंशन देंगे, डायमेंशन का मतलब बीमा पड़ा होगा बेटा, जो लोग नहीं आए हैं पहले लेक्चर में ये सारी चीज़ बताई गई थी। तो जब इसका क्या डायमेंशन लिखेंगे तो आएगा क्या? डिस्टेंस को L से डायमेंटी से LT के पावर -1। ठीक है, बीमा आपके हो गए, यानी डायमेंशन हो गया LT के पावर -1 और यूनिट हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यहाँ से आप डिनोट कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है, आगे आप बात करते हैं। हो गया? तो एक लंच स्टेटमेंट भी लिख दीजिएगा। लिखिएगा स्पीड इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टू द टाइम टेकन। लिख लो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वगैरह हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ फिर दोबारा नहीं बता रहे बेटा, अदरवाइज यहाँ पे फिर एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे क्या लिखें? इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, it is the ratio of distance covered to the time taken. Ratio of distance covered to the time taken. हो जाएगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, b इक्वल टू S/T। तो आप लोग डाले नहीं यार, क्या सर? आई डेट हो गया 20 7 20 तारीख का महीने 2023। दिवस क्या है भैया? 2023 डे 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 थर्सडे। लिस्ट के ऊपर डेट और डेट नहीं डालेंगे चलेगा, डेट डाल दिया फिर एटलीस्ट। ठीक, तो किस दिन का ये है पता ही नहीं है, 2022 का है, 24 का है, 26 का है। चलिए देखो हो गया बेटा। अब हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड औसत चाल। ठीक, चलो बता दो एवरेज स्पीड किससे क्या है? औसत चाल। दूरी बटे समय, उसी को स्पीड कहते हैं। एवरेज कहोगे तब क्या कहोगे? जब हम लोग एवरेज निकालते हैं ना औसत, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बोलोगे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कहते हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है? डिस्टेंस अपॉन टाइम का तब के अप्लीकेबल होता है जब कंटिन्यू आप जर्नी करते हो। क्या कहते हैं? कंटिन्यू जर्नी हम लोग करते हैं। मान लो यहाँ से चले गोरखपुर तक बिना रुके हुए पहुँच गए। ठीक, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन जब आप ब्रेक लेके जर्नी करते हो तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ से गए और क्या पहला कौन मार्केट पड़ता है? मुंडेरवा। मुंडेरवा में पकौड़े खाए और फिर फैलाबाद में क्या चाय पिया। अगर आप सहजनवा पहुँचे वहाँ पर कुछ खा लिया वहाँ। ठीक, फिर आप गोरखपुर पहुँचते हो। तो अगर आप बीच में ब्रेक लेके चल रहे हो ना, तो उस कंडीशन में आपकी डिस्टेंस स्टेप कंप्लीट हो रही है। और जब स्टेप कंप्लीट होगी तो सारे क्या करना पड़ेगा? ऐड। और टाइम क्या लेंगे? जैसे एग्जाम्पल कर लो, ये थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लें हम लोग यहाँ से गोरखपुर ही जा रहे हैं, दो ही स्टार्ट लेते हैं, जा सकते हैं। मान लो बस्ती है, बस्ती टू मुंडेरवा, मुंडेरवा टू फैलाबाद और टू गोरखपुर, ये जाना है। अगर जाना था गोरखपुर, बीच में 2 स्टॉपेज आपने लिया। ठीक, इस केस में अगर आप बस्ती से चलते हो बेटा और यहाँ की डिस्टेंस इतना है नहीं, मान लेते हैं 15 किलोमीटर
ले लिया हमने, मेजर्ड वैल्यू नहीं है, ये एवरेज वैल्यू है। तो ये वैल्यू इतनी डिस्टेंस से आपको दी गई है। रास्ते से आप करें, सपोज यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 20 मिनट लगा, यहाँ जाके आपने पकौड़े खाए 10 मिनट लगा, टाइम तो लग जाएगा। ठीक, 10 मिनट आपने यहाँ पे क्या किया, रेस्ट किया, फिर यहाँ से चले, फिर आपने यहाँ तक 30 मिनट आपने लगा, यहाँ जाके फिर 15 मिनट आपने रेस्ट किया। ठीक, फिर यहाँ से चले आपने 1 घंटा लगा, यानी 60 मिनट लगा दिया। ठीक, और पहुँच गए कहाँ पे, आपका टारगेट पॉइंट में था जहाँ पहुँचना। ठीक, कंडीशन क्या बोली जा रही है, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का जाने का औसत क्या वेग क्या एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर एवरेज स्पीड निकालना है वी एवरेज, तो वी एवरेज का मतलब है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा ऐसा वाला S1 + S2 + S3 अपॉन T1 + T2 + T3 एंड सो ऑन। ये इस तरह से आप डाटा काट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारा एवरेज निकालने का तरीका होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब बताना आपको क्या है, मान लीजिए इस कंडीशन को जो यहाँ पे लिया गया है, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें आपको एवरेज वैल्यू बेटा निकालना है। तो हमें भी एवरेज की जो वैल्यू आपकी होगी, डिस्टेंस कितना है 15 + 20 + 30 अपॉन टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन कितना है 2 घंटे 15 मिनट आ रहे हैं। इन्होंने बोला 2 घंटा 15 मिनट आया, इसके अकॉर्डिंग 2 घंटे 15 मिनट आ रहे हैं। कितने लोग सहमत हैं इनसे? इन्होंने कहा 2 घंटा 15 मिनट आपको जर्नी में टाइम लगा, सही है क्या? टोटल टाइम इन्होंने कहा 2 घंटे 15 मिनट लगेगा, सही है क्या? नहीं, नहीं सही, देखिए कह रहे नहीं सही, सब साहब 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा 50 मिनट वाला आंसर बताओ, कितने रुपया सही है? हाँ बताओ, 1 घंटा 50 मिनट लग रहा है जर्नी में, 1 2 3 आप नहीं हाथ उठाते हो, 1 घंटा 50 मिनट वाले हाथ उठाओ, बाकी कौन वाले हैं? आप क्या टाइम दे रहा है 20 मिनट 30 मिनट 60 मिनट ये चलने का है, रेस्ट एंड पीस। और ये पकौड़े खाने का है। ठीक, टोटल टाइम आप जर्नी क्या लेंगे हम लोग, 1 आवर 50 सेकेंड या 50 मिनट या 2 आवर 15 मिनट या कुछ और 2 घंटा 15 मिनट लेंगे, 1 घंटा 50। 1 घंटा 50 मिनट। अच्छा 2 घंटा 15 मिनट वाले फिर से हाथ उठा दें, कुछ लोगों ने पार्टी बदल लिया। अच्छा 1 घंटा 50 मिनट वाले बता दो, चलिए इसमें जो 1 घंटा 50 मिनट होते हैं। यही कंफ्यूजन के लिए हमने एग्जाम्पल दिया बेटा। जैसे आप बस्ती से मान लो दिल्ली जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, जब आप दिल्ली पहुँचते हो, अगर वहाँ पे आपका कोई जानने वाला पूछे भैया कितने घंटे जर्नी करके आए, तो जो स्टेशन पे आप गाड़ी रुकती है, क्या आप उसे माइनस करके बताते हो क्या करें, माइनस करके नहीं बताते हो क्या कि भैया बस्ती से चले थे शाम को 6 बजे और सुबह 7 बजे हमने लखनऊ दिल्ली पहुँच गए हैं। ठीक, यही तो बताते हैं ना, 6 बजे चले 7 बजे घर पहुँच गए, या वहाँ से 6 बजे चले यहाँ 7 बजे पहुँच गए। कि ऐसे बोलते हो आधा घंटा लखनऊ रुकी थी और इतना घंटा जो है यहाँ गोंडा रुकी थी, इतना घंटा कानपुर रुकी थी, इतना घंटा इतनी रुकी थी, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तब जब हम लोग एवरेज निकालेंगे बेटा ना, तो आप पकौड़े खाइए चाहे जाके बीच में सो जाइए। ठीक, वो सारे का टाइम को हम क्या करेंगे, जर्नी में ही काउंट करते हैं। बीच का जो इंटरवल होगा वो जर्नी टाइम में ही क्या होता है, काउंट होता है। ठीक है, ऐसा अगर नहीं होता तो लॉन्ग रेस सुना है, रेस वाले जो होते हैं कि इतने सेकंड में आपको क्या करना है, इतनी दूरी कवर करना, क्या करता, पहले खुद तेज दौड़ता, फिर आराम कर लेता, फिर दौड़ता, फिर आराम कर लेता, फिर उसके बाद कहता भैया हम इतने देर तो आराम किए थे, दौड़े इतने देर हैं तो हम सबसे तेज दौड़े हैं, है ना। जब आर्मी उर्मी की वैकेंसी आती है पुलिस डिपार्टमेंट की, इतने सेकेंड में या इतने मिनट में आपको इतनी दूरी दौड़नी होती है, तो जुगाड़ लगा लेता है ऐसे, बट ऐसे होता नहीं है बेटा। आपको जर्नी का टाइम टोटल दिया जाता है, चाहे आप कंटिन्यू चल रहे हो चाहे रुक रुक के चल रहे हो। जैसे आप पढ़ते हो, अपनी पढ़ाई को ले लो, आप पढ़ते हो, आपको नीट सिलेबस जो होता है 1 ईयर में कंप्लीट हो जाता है।
एक साल में आपको सिलेबस पढ़ा दिया जाता है या आप अपने से पढ़ लेते हो। अब उस कंडीशन में आपने कितना एफर्ट लगाया एक साल में, या आपने पहले कितना पढ़ के आए हैं। अगर एक साल में आपने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ के आए, एक साल में अच्छी से मेहनत कर लिया, एक साल में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने पहले से अच्छे से नहीं पढ़ा था, फिर बीच बीच में यहाँ भी मेहनत नहीं बराबर कर रहे हैं, तो क्या होगा, टाइम लगेगा, फिर 1 साल 2 साल लग सकता है, किसी को 3 साल भी लग सकता है। बट अगर जो मेहनत करता रहता है वो ज़रूर हो जाता है। लेकिन अब टाइम उसको देना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी प्री प्रिपरेशन एंड प्रेजेंट प्रिपरेशन दोनों को। ठीक है। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है एग्ज़ाम के उस 3 घंटे के क्या ड्यूरेशन पे भी। आप 3 घंटे में कितना कंसनट्रेट होकर सही सही कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं ठीक, जिनके प्रिपरेशन जिनके हो गए हैं उनसे बराबर या अच्छे थे, लेकिन उनके नहीं हुए हैं। तो उस 3 घंटे में उन्होंने नहीं परफॉर्म कर पाया, नहीं हुआ। अगर 3 घंटे में उन्होंने कर लिया तो हो गया, लेकिन होता उन्हीं का है जिनका प्रिपरेशन कम्प्लीट रहता है। ठीक है। तो टाइम क्या देंगे बेटा, 20 मिनट प्लस 10 मिनट प्लस 30 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 60 मिनट अपार्ट टोटल घंटे में बदलना है, जिसे 60 से हमने डिवाइड कर लेते हैं। किलोमीटर में लिया है उसको आवर में लेना है बेटा। ठीक। तो इस केस में टोटल टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस तो 65 किलोमीटर। यहाँ टोटल जो है कितना आ रहा है, कितना देखो 135 अपान 50, ये 60 ऊपर कर लो, 65 में 60 अपान 135 पूरा बात कर लीजिएगा। जो वैल्यू आएगी वो उतना किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उतने किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर की एवरेज स्पीड से आप जा रहे हैं, इसे एवरेज कहेंगे। क्योंकि हम जो निकाल ठीक। तो हम लोग लिखेंगे अगला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लिखो बेटा, एवरेज स्पीड बोले। देखिए इट इज़ द रेशियो ऑफ total distance, it is the ratio of total distance traveled during the journey, total distance traveled during the journey to the total time taken, to the total time taken तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होता है बेटा उसे क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड कहते हैं। दिस इज नोन एज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन का जो रेशियो होगा उसे हम लोग क्या लेंगे बेटा, क्या एवरेज स्पीड कहते हैं। हो जाएगा। ये कहानी हो गई हमारे किसकी, एवरेज स्पीड की। ये कहानी किसकी हो गई, एवरेज स्पीड की। तो नोट कर लीजिएगा, एवरेज यहाँ से नोट कर लेंगे। ये तो एग्जाम्पल के काम में करिएगा तो आप कर लीजिएगा। निगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा।
किसकी कभी नहीं है। 28.8 स्पीड इज किलोमीटर। ऑलवेज क्या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। आप उधर से लौट आओगे ना तो भी हम लोग डिस्टेंस जोड़ देंगे। सर जी हाँ जी, अगर हम लोग लगाने लगते बाद में B1 B2 B3 ऐसा करके तो ऐसा नहीं। तब भी निकालेंगे एवरेज। अभी बताएंगे आगे टाइम है अगर T1 T2 T3 की जगह पे हम 20 30 60 मानेंगे ना, हम रेस्ट को थोड़ा नहीं। अगर हाँ तो ऐसे पहले वाले निकालेंगे। अगर B1 ए से लेके मान लो B से एम तक का बस्ती टू मंडेरवा एवरेज निकालना है तब वहाँ टाइम 20 मिनट लगेगा। ठीक, मंडेरवा से कहाँ गाजियाबाद की जर्नी का आप ले रहे हैं तब वहाँ पे टाइम 30 मिनट लेंगे और फैजाबाद से गोरखपुर को जा रहे हैं तब वहाँ पे टाइम 60 मिनट लेंगे। तब वहाँ पे आपने क्या अलग अलग पार्ट का एवरेज निकाल रहे हो ना, तब उस केस में क्या नहीं सर, अगर हम लोग कार की वेलोसिटी एवरेज निकालेंगे तो दूसरा आएगा, और अगर पूरे डिस्टेंस की एवरेज निकालेंगे तो जो आप लगाने वाला है तो हम बस्ती टू गोरखपुर के बीच का निकाल रहे हैं कि हमने कितना किया। लेकिन एवरेज ये हम फॉलो तभी करते हैं जब किसी भी कंप्लीट जर्नी को डिफरेंट पार्ट में क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। नहीं सर जी, अगर जैसे वेलोसिटी हम अभी डिफर तीनों डिस्टेंस के लिए हम वेलोसिटी B1 B2 B3 ले रहे हैं तो दूसरा मॉडल है। उसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट ही होता है, उस कंडीशन के अलग कंडीशन हाँ होती है। 2 B1 B2 लेकिन बटे यहाँ जब ऐसे रहेगा तो हमेशा टोटल ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे B1 B2 B3 निकाल के फिर 3 से भाग मत दे देना, डायरेक्टली गलत हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे टाइम एवरेज और क्या डिस्टेंस एवरेज। बोला कंडीशन। चलिए देखिए हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखिएगा हाई वाला फार्मूला लगता है उसमें। जो कंडीशन बताई जाए नहीं जब लगता है तब के लिए ये वाला। तब वो जब कंडीशन होती है तब लगाई जाती है ना, वो अलग केस है, ये हाँ अलग हाँ केस है। समझ रहे हैं। पता लगा गए हो आदमी को इंजेक्शन लगाने लगा दिया है हाथी वाला तो क्या हो गया, वो तो चल देगा तुरंत ही, है ना। स्पीड स्पीड में चलेगा नहीं चल देगा, भगवान चलने को बेटा। क्या कहते हैं अपना अगला देखिएगा, एक होता है डिस्टेंस एवरेज स्पीड और एक होता है टाइम एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड एंड टाइम एवरेज स्पीड। तो पहले कर लेता हूँ डिस्टेंस एवरेज स्पीड। इसके दो टाइप होते हैं, एवरेज स्पीड दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक डिस्टेंस एवरेज बेटा दूसरा टाइम एवरेज। तो पहले डिस्टेंस एवरेज स्पीड। डिस्टेंस एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एवरेज स्पीड हो गया। चलो बोला जाता है बेटा, अगर टोटल जर्नी के डिस्टेंसेस को हम लोग बेटा अलग अलग स्पीड से डिफरेंट पार्ट में कवर करते हैं, अलग अलग स्पीड से अलग अलग पार्ट में कवर करते हैं, तो उस कंडीशन में जो स्पीड निकालेंगे उसे हम लोग डिस्टेंस एवरेज स्पीड कहते हैं। टोटल जर्नी जो है उसको अगर आप अलग अलग पार्ट में डिफरेंट स्पीड से बेटा फाइंड आउट करेंगे तो उस समय जो एवरेज स्पीड आपको मिलेगी उसे हम लोग कहेंगे डिस्टेंस एवरेज स्पीड। लिखिएगा, इफ टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी will be completed, if total distance of the journey will be completed with total distance of the journey will be completed with डिफरेंट वेलोसिटी different speeds, then the average speed during whole journey, then the average speed during whole journey, then the average speed during whole journey, average speed during whole journey is called क्या करेगा डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज कॉल्ड डिस्टेंस एवरेज स्पीड समझ गया। जी सर। अब कैसे
तक हमें जाना है बेटा। यहाँ पर ये S1 है, S1 S2 S3 है। यहाँ से यहाँ तक के बीच ए से बी तक के B1 है स्पीड, यहाँ से यहाँ तक की B2 स्पीड से जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक की स्पीड। अगर ए से बी तक की जो स्पीड है ये B1 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ B से C तक की स्पीड B2 है और C से D तक की स्पीड हमारे B3 है। हमें निकालना है एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल जर्नी। ठीक, तो जब एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज क्या स्पीड निकालोगे तो बेसिक फार्मूला हमेशा हम वही अप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये आपका हमेशा बेसिक फार्मूला आपका वही होगा। अब क्या बात बन रही है यहाँ पे, बेटा हमें डिस्टेंस तो दिया गया है, लेकिन समय दिया है क्या? डिस्टेंस दिया है बट यहाँ पे टाइम है क्या? नहीं, टाइम नहीं है। डिस्टेंस दिया है, टाइम आपको गिवन नहीं है। अगर टाइम की वैल्यू दी नहीं गई है, डिस्टेंसेस आपको गिवन है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। तो करेंगे क्या है यहाँ पे, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 मानो यहाँ पे, यहाँ T2 है, यहाँ T3 है, और T1 T2 T3 के वैल्यू नोन नहीं है, डायरेक्टली हमको गिवन नहीं है। तो हम लोग करेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगेगा बेटा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। यहाँ से चल के यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा तो S2 अपॉन V2 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो S3 अपॉन। ये बेसिक आपका फार्मूला हो गया डिस्टेंस एवरेज का। डिस्टेंस एवरेज स्पीड का जो आपका फार्मूला बना ये बना। यदि हम केस ले लेते हैं इफ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू S या S/3 कर लो। अगर ये तीनों दूरियाँ आपस में बराबर बराबर हो तो ठीक यही कंडीशन बना लेंगे। इफ S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू बेटा S3 इक्वल टू S1 S2 S3 क्या है, बराबर है और वो S के बराबर है। S1 S2 S3 आपस में बराबर है और वैल्यू किसके बराबर है? S के बराबर है। उस कंडीशन में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू कितना हो गया? S हो गया। तो यहाँ से जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा? तो BMS की वैल्यू मिल जाएगी S प्लस S अपॉन S/V1 प्लस S अपॉन V2 प्लस S अपॉन कितना V3। ये ऊपर हो गया 3S, कितना हो गया 3S, और यहाँ से S कॉमन हो गया तो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 प्लस 1 अपॉन V3। देखो S बेटा कैंसिल होगा, इनका तीनों का मीन ले लो तो ये आएगा 3 अपॉन 1/V1 1/V2 1/V3 है, तो आएगा V1 V2 V3। V1 वाले कंपोनेंट से डिवाइड करोगे तो बचेगा V2 V3, V2 से करेंगे तो V1 V3 और V3 से करेंगे तो V1 V2। ये V एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। V एवरेज जो हो जाएगा ये पूरा कंपोनेंट कहाँ से हो जाएगा? ऊपर। और ये डिवाइडिंग फैक्टर में है ना इसके, कहाँ चला गया? ऊपर। ये हो गया 3 V1 V2 V3 अपॉन, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। V1 V2 पहले, V2 V3 V1। ये आपका होता है हम लोग डिस्टेंस एवरेज स्पीड कहते हैं। अगर तीनों जर्नी का पार्ट कैसा है? सेम है तब। अब कल हम लोग पढ़ेंगे टाइम एवरेज होगा। ठीक, ये हो गया आपका डिस्टेंस एवरेज। कल आप पढ़ लेंगे क्या? टाइम एवरेज स्पीड। तो वहाँ से निकालेंगे हम लोग कितना? टाइम एवरेज। ठीक है, इस पर क्वेश्चन कर लीजिएगा, बाकी कल बताते हैं। ठीक।
प्रथम वो लास्ट में क्या है? सबसे नीचे सबसे ऊपर 3 अपॉन के बाद 3/B2 B3 B2 B3 B1 B3 B1 B2 कंफर्म हो ना? एकदम टकाटक। तो भाई तुम पढ़ चुके हो। ये वाला पढ़ा है। सही है, पढ़ी चाहिए। और देख, सही है। और देख। उस टाइम मैं कोरोना वाला इतना समझ में नहीं लगता है कि तब तक तो मेरा भी ऐसे है। मेरी भाग गया हमारा वाला। चल अरे पानी बड़ी बॉटल लाया करिए और चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। टाइम वैसे नहीं मिलता है, ऊपर से पानी भरने चले जाएंगे। हाँ, आराम से पानी पी के बैठा करिए, एक बॉटल फुल करके यहीं से ले लिया करिए, बैठा करिए आराम से। ऑन कर दो जी। कहाँ चला गया ये? अब ये पानी पीने गया है, ये सब बंद चले नहीं आ किया रहे था, हैं। सब मिक्स चल